देखिए आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 रसायन विज्ञान धातु और अधातु का लेक्चर नंबर 3 होगा। ओके, तो आज जो स्टार्ट करेंगे उसमें कुछ आपके टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक को अगर देख लें तो पहले ये टॉपिक रहेंगे आयनिक या वैद्युत संयोजक यौगिक क्या होता है। सेकेंड, आयनिक यौगिक के गुण। थर्ड नंबर, प्रकृति में तत्वों की उपस्थिति, अयस्कों का सांद्रण। एंड फिफ्थ नंबर, धातु का शोधन या परिष्करण। एंड सिक्स नंबर पे आता है संक्षारण। ये सारे टॉपिक रहेंगे। इसके स्टार्ट करने से पहले आपको अगर चैनल अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपको कुछ सिखाया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें बढ़ने से पहले सबसे पहला जो हेडिंग था वो क्या था, आयनिक या वैद्युत संयोजी यौगिक। ओके, तो इसमें सबसे इजी अगर सिंपल वे में देखा जाए तो क्या बताएंगे, दो असमान परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध कहते हैं, और उन यौगिकों को विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं, या वे यौगिक जिनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, या वे यौगिक जिनके मध्य आयनिक बंध होता है, वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं या आयनिक यौगिक कहलाते हैं। क्या बोलेंगे, ऐसे यौगिक जिनके मध्य आयनिक बंध होता है या वैद्युत संयोजी बंध होता है क्या कहलाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। ओके, तो ये लिख लीजिएगा। इसके बाद इसकी थ्योरी पे बात कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखेंगे NaCl। ओके, तो NaCl जो है वो क्या करता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, Cl के पास दो, 4, 2, 6, एक 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसे दे देता है। तो क्या बनता है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन दे देता है तो बनाता है Na प्लस और Cl माइनस आयनिक यौगिक बनाते हैं। ओके, और जो आयनिक यौगिक बनाते हैं उन्हें वो आयनिक बंध। ओके, जैसे कि MgCl2 हो गया, है ना, MgCl2। ऐसे ये भी क्या बनाएगा, Mg+2 और Cl-2 या 2Cl-। ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है या आयनिक यौगिक है। इन्हीं को वैद्युत संयोजी या आयनिक यौगिक कहा जाता है। ओके, लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आयनिक यौगिक के गुण। ओके, तो आयनिक यौगिक के अगर गुण की बात की जाए तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या, यौगिक के गुण। नंबर 1 आता है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था अगर देखी जाए आयनिक यौगिकों की तो बहुत आकर्षण के कारण होती है, मतलब प्रबल विद्युत आकर्षण के कारण ये ठोस होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। सेकेंड पॉइंट, इनके गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। थर्ड पॉइंट, जल में घुलनशीलता, ये कैसे होते हैं, यानी ध्रुवीय होते हैं। ध्रुवीय होने के कारण जल में कैसे होता है, विलय होता है। विद्युत चालकता, ठोस अवस्था में कुचालक, मतलब ठोस अगर है तो कुचालक, और गलित या विलयन अवस्था में सुचालक होते हैं। याद रहेगा, लिख लीजिएगा, जल्दी से करिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आता है प्रकृति में तत्वों की उपस्थिति कैसे होती है, या तत्वों में, प्रकृति में जो तत्व होते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं। ओके, तो अगर ये अगर बात की जाए तो क्या बताएंगे, कम क्रियाशील तत्व जो होते हैं वो स्वतंत्र अथवा मुक्त रूप में पाए जाते हैं। प्रकृति में कम क्रियाशील तत्व जैसे कि सोना, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा, ये क्या है, स्वतंत्र रूप में रहते हैं और ये कम क्रियाशील तत्व होते हैं। अब संयुक्त अथवा यौगिक रूप में कौन से पाए जाते हैं, जो अधिक क्रियाशील होते हैं, या वे तत्व जो अधिक क्रियाशील होते हैं संयुक्त अथवा यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में, संयुक्त रूप में या फिर यौगिक के रूप में। ओके, अब इसमें एक टॉपिक और बन रहा है कि तत्वों की प्रकृति किस टाइप में है। तत्वों की जो प्रचुरता है उसका अगर देखा जाए तो ये इसी टाइप में मिलती है। किस टाइप में, जो ऑक्सीजन है वो 49.2% रहता है, सिलिकॉन 25.7%, एल्यूमिनियम 7.5% और फेरस 4.2%। ये जनरल फाइंड आउट होती है। ओके, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा जल्दी से फिर आगे बढ़ता है। लिख लीजिएगा या स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा या रोक लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए तो क्या होता है, खनिज। तो बात आती है खनिज क्या होता है, समझाइए।
क्या बताएंगे, प्रकृति में कोई तत्व जिस रूप में पाया जाता है, मतलब प्रकृति में कोई भी तत्व जिस रूप में पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, खनिज। ओके, प्रकृति में कोई तत्व जिस रूप में पाया जाता है उसे खनिज कहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या बता सकते हैं, जैसे कि कॉपर पाइराइट है, CuFeS2। ओके, क्या है, खनिज है, कॉपर पाइराइट। ओके, अब बात आती है ये किसका किसका खनिज है, तो कॉपर का, फेरस का और सल्फर का क्या है, खनिज है। ओके, हो गया। तो क्या बताया, खनिज में अगर देखा तो प्रकृति में कोई तत्व जिस रूप में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, खनिज। इसके बाद आता है अयस्क। इसके बाद किसकी आती है बात, अयस्क की। ओके, तो अयस्क क्या बोलेंगे, जिस खनिज से धातुएं सरलता से प्राप्त की जा सके, मतलब जिस खनिज से धातुएं सरलता से और कम खर्च में, कैसे, कम खर्च में और सरलता से प्राप्त की जा सके उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अयस्क। ओके, क्या बताया, जिस खनिज से शुद्ध धातु को सरलतापूर्वक व कम खर्च में अलग किया जा सके, क्या कहलाता है, अयस्क। अब अयस्क में हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिख लेंगे। तो एग्जांपल्स की अगर बात की जाए तो एग्जांपल में सबसे पहले लिखेंगे कॉपर पाइराइट या Cu का अयस्क, मतलब कॉपर का मुख्य जो अयस्क होता है, कॉपर का अयस्क जो हो गया क्या, कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, राइट। कॉपर पाइराइट अगर देखा जाए तो CuFe और S2। ओके, फिर इसके बाद में एल्यूमिनियम का अयस्क, एल्यूमिनियम का अयस्क जो होता है वो बॉक्साइट होता है, क्या होता है, बॉक्साइट, बॉक्साइट मतलब Al2O3.2H2। ओके, तो याद रखिएगा यहाँ पे कॉपर का जो अयस्क होता है वो कॉपर पाइराइट होता है और एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है। ओके, लिख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है प्रमुख अयस्क क्या होता है, या प्रमुख अयस्क किसे बोलते हैं, तो क्या बताएंगे, जिस अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करना सबसे सरल, मतलब जिस अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना सबसे सरल व सस्ता होता है उसे प्रमुख अयस्क कहते हैं, या प्रमुख अयस्क कहलाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल में क्या बताएंगे, एग्जाम्पल में बताएंगे कॉपर का प्रमुख अयस्क, Cu का प्रमुख अयस्क क्या होता है, कॉपर का प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइट, CuFeS2 ब्रैकेट में कॉपर पाइराइट होता है। कॉपर पाइराइट होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रमुख अयस्क जरूर पूछते हैं MCQ टाइप में। ओके, पूछ सकता है। आगे देखिए, नेक्स्ट बात आएगी अपनी खनिज और अयस्क में अंतर को समझाइए। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ये टॉपिक। ओके, लिख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे डाल लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्या, खनिज और अयस्क में अंतर समझाइए। तो पृथ्वी में पाए जाने वाली धातु और उनके यौगिक क्या कहलाते हैं, खनिज। मतलब पृथ्वी में धातु और उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं, पृथ्वी में धातु और उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। अयस्क जिन खनिजों से धातुएं सरलता से, आसानी से, कम मात्रा में प्राप्त की जा सके वो अयस्क होता है। कुछ खनिजों में धातुओं की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त एवं कुछ खनिजों में बहुत कम होती है ना। सभी अयस्कों से धातुएं आसानी से प्राप्त होती हैं। तीसरा, खनिज से धातु को शुद्ध रूप से प्राप्त करना कठिन होता है, जबकि अयस्क से शुद्ध धातु को आसानी से प्राप्त किया जाता है। उदाहरण आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल क्या क्या दिए गए। एग्जाम्पल में अगर बात की जाए अपना
अभ्रक, फेल्सफोर, लिमोनाइट, ओके, ईटीसी। फिर इसके बाद में एल्यूमिनियम गैस, क्रायोलाइट, बॉक्साइट और हेलाइट, ओके। तो ये सभी लिख लीजिएगा। इसके बाद इसे छोटा कर देते हैं, जल्दी से लिख लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 10th में ज़्यादातर चांसेस बनेंगे इसके आने के, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड कुछ आता है तो ज़्यादातर कई बार आया भी है, खनिज बायस्क में अंतर, है ना। तो इसे लिख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के बेस पे इम्पोर्टेंट है, ओके। लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, ओके। देखिए नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट देखा जाए तो अपना ध्यान से देखना, क्या बताएंगे, मैट्रिक्स, गैंग या आधात्री, ओके। ये भी रिवाइज रखना, मैट्रिक्स, गैंग या आधात्री किसे कहते हैं। खनिजों में प्रायः मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि मिले रहते हैं। जो खनिज होते हैं उसमें कुछ ना कुछ मिला रहता है, और जो कुछ ना कुछ मिला रहता है उसे ही गैंग या आधात्री कहते हैं। मतलब खनिजों में प्रायः मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि मिला रहता है, जिसे गैंग, आधात्री या मैट्रिक्स कहता है, ओके। फिर इसके बाद में आता है अयस्कों के प्रकार, ओके। तो अयस्कों के प्रकार में अगर बात की जाए तो हम लोग क्या बताएंगे, अयस्क मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6, ओके। तो नंबर 1 आता है, जरा देखिए, नंबर 1 है प्राकृतिक अयस्क, ओके। तो प्राकृतिक अयस्क में जो रहता है वो रहता है प्लेटिनम, कामा AU, ETC, ओके। फिर इसके बाद आता है ऑक्साइड अयस्क। तो ऑक्साइड अयस्क में रहता है Al2O3 डॉट 2H2O, मतलब बॉक्साइड, कामा Fe2O3 एटसेट्रा। ये कैसे हैं, ऑक्साइड अयस्क हैं। फिर आता है सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क में मतलब आता है कॉपर पायराइड, CFeS2, कामा Ag2S, सिल्वर ग्लांस एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है कार्बोनेट अयस्क। जो अगर कार्बोनेट अयस्क की बात की जाए तो होता है Fe2O3, ओके, नहीं Fe2CO3, ये कार्बोनेट रहेगा, ओके। Fe2CO3 एटसेट्रा, ये क्या है, कार्बोनेट है। क्लोराइड अयस्क की बात की जाए तो AgCl हो गया आपका, है ना, सोडियम क्लोराइड हो गया एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है अन अयस्क। अन अयस्क में आ जाएगा Na3Al(F6), कामा NaNO3, कामा MgSO4, कामा या .7H2O, ओके एटसेट्रा। ये रिवाइज रखिएगा। तो ये सारी अयस्कों के प्रकार हैं। अयस्क 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको प्राकृतिक अयस्क में बताया प्लेटिनम, AU एटसेट्रा, इनका रहता है ज़्यादातर। प्राकृतिक अयस्क या स्वतंत्र अवस्था में जो पाए जाते हैं उनके लिए। ऑक्साइड अयस्क में आता है एल्यूमिनियम, Al2O3.TH2O, Fe2O3, सल्फाइड अयस्क CuFeS2, Ag2S, कार्बोनेट अयस्क ये रहता है ना। तो इसे आप लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से करिएगा लेकिन, ओके, करिए जल्दी से, कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना क्या रहता है, अयस्कों का सांद्रण, ओके। तो अयस्क का सांद्रण अगर देखा जाए तो अयस्क में प्रायः मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि मिले रहता है। अयस्क में क्या होते हैं, मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि मिले रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, गैंग या आधात्री। और गैंग या आधात्री को दूर करने की प्रक्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाती है। मतलब है अयस्क में गैंग, आधात्री या मैट्रिक्स को पृथक करने की विधि को अयस्क का सांद्रण कहते हैं, ओके। फिर आगे आता है धातु का शोधन। क्या होता है शोधन, यहाँ पर इसका तो क्या बताएंगे, अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, धातुओं का शोधन या परिष्करण। मतलब अशुद्ध धातु से शुद्ध प्राप्त करने का प्रक्रम धातुओं का शोधन या परिष्करण कहलाता है, ओके। ये याद रखिएगा, जल्दी से लिखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, ओके। ये इम्पोर्टेंट रहेगी विद्युत अपघटनी विधि, है ना, बोर्ड के बेसिक पे। इसमें आप इम्पोर्टेंट डाल लीजिएगा, इम्पोर्टेंट,
क्या है, कई बार पूछी भी गई है एग्जाम में। क्या, विद्युत अवकरणीय विधि को समझाइए। क्या बताएंगे, इसमें शुद्ध धातु को एनोड पर, मतलब ये एनोड है ना, ये कैथोड है, इधर शुद्ध धातु होगी, इधर क्या होगी, शुद्ध धातु। शुद्ध धातु को एनोड पर, अशुद्ध को कैथोड पर। इधर क्या होगी, अशुद्ध धातु को कैथोड पर बनाते हैं, मतलब इसमें शुद्ध धातु को एनोड पर, अशुद्ध को कैथोड पर बनाते हैं, और विद्युत अपघटन करने पर उसी धातु का विलयन क्या प्रयोग करते हैं, उसी धातु का विलयन, उसी धातु का विलयन प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब हमने क्या बताया, एक तरफ शुद्ध है एनोड पे, कैथोड पर अशुद्ध है, विद्युत अपघटन करने पर उसी धातु का विलयन प्रयोग किया। तो विद्युत का अपघटन करने पर अशुद्ध धातु की क्षण क्या होता है, गलने लगती है। जब हम इसका विद्युत अपघटन करने पर उसी धातु का विलयन करने प्रयोग करते हैं, और जब इसमें क्या करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, या बैटरी से जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, विद्युत अपघटन करने पर अशुद्ध धातु की क्षण गलने लगती है, और इनमें से शुद्ध धातु निकलकर कैथोड की छड़ पर, मतलब कैथोड की छड़ पर यहाँ पे ओके, शुद्ध धातु कैथोड की छड़ पर चिपक जाती है, और अशुद्धियाँ एनोड के नीचे बैठ जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। कैथोड छड़ को निकालकर शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। मतलब इसमें सिर्फ इतना प्रक्रम बताया हमने। इसमें 2 टॉपिक बनाइएगा, फिगर से समझ लेते हैं। ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। इधर क्या लिया, ब्लैक ले लेते हैं। इधर हमने लिया एनोड, इधर क्या लिया, कैथोड, है ना, और यहाँ पे बीच में भी लेते हैं, बीच में ले लेते हैं विद्युत अपघटन करने पर। ओके, कैथोड लिया, एनोड लिया, यहाँ पे क्या लिया, शुद्ध धातु ली। कौन सी, शुद्ध धातु। एनोड पर शुद्ध धातु और कैथोड पर अशुद्ध धातु। ओके, या एनोड पर शुद्ध धातु तथा कैथोड पर अशुद्ध धातु बनाते हैं, या अशुद्ध धातु की छड़ डालते हैं। अब क्या किया हमने, विद्युत अपघटन करने पर, विद्युत अपघटन, फिर क्या किया हमने, अभी नहीं, अभी तो ये प्लस में था, कैसा था, यहाँ पे तो पॉजिटिव फिगर था, कैसा था, पॉजिटिव। चलो पॉजिटिव लगा देते हैं। क्या था, ये प्लस था। फिर हमने क्या किया, रिएक्शन कराई ऐसे करके, है ना। तो क्या किया, विद्युत अपघटन करने पर, विद्युत अपघटन करने पर, जब विद्युत अपघटन किया, और विद्युत अपघटन करने पर किया क्या, उसी धातु का विलयन प्रयोग किया, उसी धातु का विलयन प्रयोग किया। जब इसमें प्रवाहित धारा की, तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि जो शुद्ध धातु होती है वो कैथोड पर आ जाती है, शुद्ध धातु कैथोड, शुद्ध धातु कहाँ बनती है, कैथोड पर, और अशुद्धियाँ एनोड पर। अशुद्धियाँ क्या होती हैं, अशुद्धियाँ एनोड पर जम जाती हैं। क्या होता है, एनोड पर जम जाती हैं, है ना। और जो जम गए हैं उन्हें क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। मतलब अगर थ्योरी को बहुत सिंपल तरीके से देखा जाए तो क्या बताया हमने बताया इसमें अशुद्ध धातु को एनोड पर और शुद्ध को कैथोड पर बनाते हैं। क्या बताया, इसमें अशुद्ध धातु को एनोड पर, शुद्ध धातु को कैथोड पर बनाते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, अशुद्ध धातु है, ये याद रखना। अशुद्ध धातु को कहाँ पे, एनोड पर, अशुद्ध धातु यहाँ पे शुद्ध धातु को कैथोड पर बनाते हैं। फिर विद्युत अपघटन करने पर उसी धातु का विलयन प्रयोग करते हैं। विद्युत अपघटन करने पर अशुद्ध धातु की छड़ गलने लगती है, और इनमें से शुद्ध धातु निकलकर कैथोड की छड़ पर चिपक जाती है। कहाँ चिपकती है, कैथोड की छड़ पर चिपक जाती है, और अशुद्धियाँ एनोड की छड़ के नीचे बैठ जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है संचारण क्या है। तो क्या बताएंगे, बहुत सिंपल सा वे में, वायु व जल की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना या नष्ट होना। किसकी, वायु या जल की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना या नष्ट होना क्या कहलाता है, संचारण। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, अगर
यहाँ पे सुरक्षा की बात कर लें या एग्जाम्पल देख लें, तो एग्जाम्पल हम लोग क्या बताएंगे, जैसे कि 4Fe प्लस 3O2 वायु के संपर्क में आया, थोड़ा वाटर भी रहा, है ना, तो रिएक्शन क्या बनी, Fe2O3 डॉट XH2O। ओके, यहाँ पे 2 का मल्टीपल कर दें, ये किसका सूत्र बना, ये बना जंग का, तो लोहे में जंग इसी सूत्र के अकॉर्डिंग होती है ना। फिर आगे आता है सुरक्षा, इसे लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ता है। ओके, देखिए नेक्स्ट आता है सुरक्षा। तो सुरक्षा कैसे करते हैं, इसकी सुरक्षा के लिए हम पेंट भी कर सकते हैं, तेल या ग्रीस लगा सकते हैं, निकल क्रोमियम टिन की परत चढ़ा सकते हैं, एनोडीकरण एल्यूमिनियम या एल्यूमिना की मोटी परत चढ़ाकर कर सकते हैं, यस धलेपन मतलब जिंक की कोटिंग चढ़ाकर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। डीपीपी आपको MCQ बेस्ड करा दी जाएगी कल परसों में, तब तक के लिए थैंक यू।